रोक दीजिए, आप कमेंट रोक दीजिए प्लीज प्लीज। तो देखिए हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी का क्लास 6 को कंप्लीट किया, और क्लास 6 में जो मेरे पास एनसीईआरटी थी उसमें थे 6 चैप्टर। आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास जो एनसीईआरटी है उसमें है 8 चैप्टर। ठीक है, 2 चैप्टर जो है वह पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप का एक चैप्टर है, और एक भारत के भूगोल से जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, जो क्लास 6 में होता है एनसीईआरटी में वही क्लास 8th में होता है, जो क्लास 8th में होता है वही क्लास 10th में होता है, वही क्लास 12th में होता है। अर्थात यहां पर जो चीज है यह और डिटेल में यहां हो जाती है, जो यहां पर चीज है वही अधिक डिटेल में यहां हो जाती है, और वही अधिक डिटेल में ऐसे। अर्थात चैप्टर वही रहते हैं, थीम वही रहते हैं, बस उसकी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचती रहती है। ठीक इसी तरह से जो क्लास 7th में होता है वो क्लास 9th में होता है, जो 9th में होता है वह क्लास 11th में होता है। क्या होगा, डिटेल में जानकारी बढ़ती चली जाएगी। तो अभी जो हमारे ये 2 चैप्टर छूटे हुए हैं इनको हम क्लास 7th की एनसीईआरटी, ध्यान दीजिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी करने के बाद मैं आपसे लेकर ये मैं करवा दूंगा। जब मैं दोनों चैप्टर करवा दूंगा तभी मैं क्लास 8th की एनसीईआरटी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, हमें पता नहीं था कि हमारा सेगमेंट खत्म हो गया है, नहीं तो मैं इसको पहले से ही लगा लाया होता। अभी ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग क्लास 7th का स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा जो 6 वाला है वो किस में आ जाएगा, 8th में। तो जैसी 7th का ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, 2 चैप्टर जो छूटे हुए हैं ये मैं करवा दूंगा। अभी इस पर मैंने बहुत डिटेल में बात की है, अब इसमें मैं बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, अपने आप आपको पता सब चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चले आइए। अब क्या कीजिए, आपने जहां तक अभी चैप्टर कंप्लीट किए हैं कोई पेज मत छोड़िए, कोई पेज मत छोड़िए, एक पेज छोड़कर आप क्या कीजिए, लिख लीजिए क्लास 7th एनसीईआरटी, और इसका कोई टाइटल बता दे भाई, इसका कोई टाइटल बताए प्लीज। प्लीज बता दीजिए, टाइटल बताइए, जल्दी टाइटल बताइए। आप लोग देखो, चैट करोगे, कमेंट करोगे, आपस में बातचीत करोगे, फालतू की एनर्जी बर्बाद करोगे, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। मैं कह रहा हूं फिर तैयारी छोड़ दीजिएगा। क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रख दो मोबाइल, चुपचाप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है वह है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण डाल लीजिए, सब लोग डालिए, टाइटल डालिए हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, अभी कुछ मत, अभी भैया सब कमेंट रोक दीजिए, मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूंगा, सोचिए ना आप। ये टॉपिक ही इसके लिए आपने पैसे दिए हैं बच्चे, बात करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। मैं कह रहा हूं पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो, 10 बजे के बाद फिर मैं आपसे बातचीत कर लूंगा। बीच बीच में बात करोगे, बात पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या मतलब रहा पेड क्लास का। आप इसको यूट्यूब की क्लास मत बनाइए, और आप बनाना चाहेंगे तो मैं नहीं बनने दूंगा। ठीक है, हमारा पर्यावरण इसका टाइटल है। अब इसको लिखिए हमारा पर्यावरण। अगला, अब ये टाइटल हो गया, एक पेज आपने अच्छा सा बना लिया खूबसूरत सा कि भैया यहां से क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, टाइटल है हमारा पर्यावरण। ठीक है, अगले पेज पर आ जाइए और अगले पेज पर लिखिए हमारा पर्यावरण, और इसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। हमारा पर्यावरण, ठीक है, हमारा पर्यावरण। ठीक, अच्छा। अब देखिए सबसे पहले पर्यावरण की जो इंग्लिश है वो क्या है वो देख लीजिए, वो है इन्वायरमेंट। वो है इन्वायरमेंट, नोट करना चालू कीजिए और ध्यान दीजिए। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपकी कम सुनता है, उसको जो जानकारी है उस पर वो ज्यादा भरोसा करता है। आप
एडवोकेट के पास जाते हैं तो आप उसको अपने तरीके बताते हैं, वो आपके तरीके को नहीं मानता। ठीक मेरी सामने जिम्मेदारी ये है कि आज आपको कोई चीज बुरी लग जाए, लेकिन वह आपके सिलेक्शन में कारीगर हो, है ना, तो मैं उस पर काम करूं। तो इसलिए मैं किसी के प्रति रूड नहीं होना चाहता हूं। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और उस तरह से पढ़िए जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आप में से अधिकांश लोगों का अभी एक सोच ही विकसित नहीं हो पाई है कि इस टॉपिक को कैसे हमें ब्रॉड लेवल पर सोचना है। आप सोचेंगे नहीं तो मेरा सपना आपको सेलेक्ट करवाने का टूट जाएगा, और मैं सब कुछ कर सकता हूं, अपने सपने को टूटने नहीं दे सकता। प्लीज। तो आइए, ये है एक शब्द इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जैसे मैं ये चाहता हूं इस क्लास का इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो कि मैं जैसे ही क्लास में आऊं, आप सब लोग कहें सर प्लीज क्लास स्टार्ट कीजिए। मैं जब कोई टॉपिक बताऊं, कोई भी हाय बाय यस सर नो सर जी सर कोई भी चैट ना आए। मैं ये चाहता हूं आपका कभी भी जो चैट आए तो वह क्या हो, कोई टॉपिक जिसको पहले मैं जो समझा रहा हूं, मेरी पूरी बात आप सुन लें, और जब अंततः समझ में ना आए, क्लास खत्म होने वाली हो, तब आप प्रश्न पूछें कि सर ये आपने जो बात बताई थी ये मेरे समझ में नहीं आई। मैं उसका जवाब देकर जाऊंगा। मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहता हूं। आप आपसे मैं ये कहता हूं कि आपस में एक ऐसा फ्रेश कंपटीशन बनाओ। किस चीज का? सिर्फ क्लास में आने का नहीं, चैट करने का नहीं, बल्कि अच्छे प्रश्न पूछने का, सोचने का, समझने का, एक स्टैंडर्ड लेवल क्रिएट करने का। ये क्या हुआ? इन्वायरमेंट हुआ। आप खुद समझिए, यह जो इन्वायरमेंट है कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। यह पूरा शांत एक रूम है, सभी चीजें आपके लिए व्यवस्थित की गई हैं। तो ये क्या है? हमारा एक स्टडी का एनवायरनमेंट। आपने भी अपना एक एनवायरनमेंट बना रखा है। कैसे बना रखा है? आप मोबाइल लेकर किसी एक ऐसे स्थान पर अभी बैठे होंगे जहां पर कम आवाज जाए। आपके पास कॉपी होगा, किताब होगा, पेन होगा, और आपके पास पानी होगा, या जो भी नाश्ते की कुछ चीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये हमारा स्टडी का एनवायरनमेंट हुआ। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे परिवार में स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि स्टडी करने के लिए जो कुछ खास कंडीशन चाहिए वह नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ एनवायरनमेंट, हमने आपस में जोड़कर देखा। अब इसी तरह से देखिए, एक जीव होता है। आपको एक जीव बताऊं, उस जीव का नाम है पांडा। पांडा, ठीक है ना? व्हाइट कलर का ये जीव होता है। आप भरोसा नहीं करेंगे, है ना, मैं कभी अगर मोबाइल में मान लेते हैं, वैसे तो मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं, लेकिन कभी मुझे अगर समय मिलता है तो मेरे परिवार में एक बच्चा है ना, उसको पांडा बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। वो क्यों? बड़ा मस्त मौला जो है कि जानवर है, एकदम खुश रहता है, एकदम लुढ़कता रहता है। वो पेड़ पर चढ़कर सो जाता है, वो कहीं से गिर जाता है, जैसे छोटे बच्चे हरकत करते हैं वैसे करता है। तो एक चीज समझिए, ये जो पांडा जीव है, अगर मैं इसको अगर मैं इसको किसी ऐसी जगह पर लाकर रख दूं जहां पर इसके हिसाब का एनवायरनमेंट नहीं है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे पांडा कितना भी खूबसूरत है, मैं सोचूं कि मेरे साथ रेगिस्तान में रह ले, वो नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। आपने सुना होगा कि हम चीता लेकर आए। चीता पहले हमारे देश में होते थे, लेकिन शिकार खूब किया गया, और शिकार करने की वजह से उनकी संख्या खत्म हो गई। फिर हमने क्या किया? हम दक्षिण जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में गए। हमने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, बोत्सवाना से कुछ जो है कि चीता लेकर आए, और हमने किसी खास नेशनल पार्क में उनको छोड़ा, क्योंकि उनके लिए एक खास एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं कि जो डॉल्फिन है उसको एक खास एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक इसी तरह से एक बच्चे के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में हमारे विकास के लिए एक खास एनवायरनमेंट चाहिए। दिल्ली है, खूब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है। इस अच्छा, आप लोगों को आपस में बात करके कितना अच्छा लग रहा होगा। अपने दुख तकलीफ इसी समय बता लीजिए, और जीवन भर के लिए दुख तकलीफ को लेकर घूमे।
सोचिए, मैं जो चीज बता रहा हूं ये आपके दिल और दिमाग में बैठनी चाहिए। इसलिए बैठनी चाहिए, यह भूल सकते हो लेकिन जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो नहीं भूल सकते। और आप लोग क्या कर रहे हो? ये चीजें मुझे निराश करती हैं। जैसे मेरा कोई एक्ट आपको निराश कर सकता है, मैं अगर किसी के लिए रूड हो जाऊं, किसी का नाम ले लूं, लेकिन ये आपका ठीक बात नहीं है ना। आपने जो गरीबी देख रहे हैं ना, उससे लाख गुना बुरी गरीबी हमने देखा है। आप सबके पास झोपड़ी तो होगी ना, मेरे पास झोपड़ी भी नसीब नहीं थी। आप लोग कम से कम 2 वक्त की रोटी खाते होंगे। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 2-2 3-3 दिन सिर्फ जो है कि ब्रेड और जो है कि 1 कप दूध खाकर जीवन बिताया है। मैंने आज तक रोना रोया इसका नहीं। रोना रोने से, किसी चीज को बार बार हाईलाइट करने से समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान करने के लिए इस डब्बे में क्रिएटिव और पॉजिटिव चीज डालनी होती, और उसकी प्राथमिक शर्त यह है कि जो काम कर रहे हो मेहनत और ईमानदारी से करो। जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट को नहीं जीता है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इस बात को आप जहां चाहें वहां पर लिख कर रख लीजिएगा। आप इस क्लास में आकर और अपनी अलग चीजों को चला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके फेल होने के चांसेस 100% है। अब इस 100% को 0% में कैसे कन्वर्ट करना है, यह डिपेंड करेगा कि आप जो कर रहे हो उसको मेहनत ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं। मैं क्लास में आऊं और क्लास में आकर मैं आपको ये बताऊं कल मैंने ये किया, कल मैंने वो किया, ये क्या है? प्रेजेंट को खराब करना है। प्लीज। ठीक। मुझे आपसे सिंपैथी है, लेकिन मैं हकीकत बताऊं, जब मुझे इस तरह के चैट दिखते हैं, मैं समझ जाता हूं कि मैं चाह कर भी किसी को सेलेक्ट नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे को अधिकारी बना दे। बनना आपको होता है। और आप क्या करते हो? पैसे देकर आपने एनसीईआरटी लिया और इसमें आप समय बर्बाद कर रहे हो। देखिए, आप में से जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, बाद में देखें, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आऊंगा, टॉपिक स्टार्ट करूंगा, किसी भी प्रश्न का जवाब मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक 1.5 से 2 घंटे की क्लास नहीं हो जाएगी। ये नियम है, ये बन चुका है, आज से ही बन चुका है। जो भी आपको पूछना है लास्ट के 15 मिनट में पूछिए, मैं कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं जाऊंगा, सबका जवाब देकर जाऊंगा। आइए टॉपिक पर। मधुपाल जी कह रहे हैं सर हाफ एन आवर ऐसे ही निकल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप देख सकते हैं। चलिए, अब चैट रोक दीजिए। आप चैट रोक दीजिए, कोई भी चैट नहीं आना चाहिए, कोई भी चैट नहीं आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था पांडा के विषय में। ये जो पांडा है, इसको चाहिए एक ऐसा क्लाइमेट जहां पर हल्की सी ठंडी पड़ती हो, जहां पर सॉफ्ट घास हो, सॉफ्ट पेड़ पौधे हो, जिसको ये अच्छे से खा सके। इसको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, इसको हमारे जैसे लोग नहीं चाहिए, इसको बहुत ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए। ये मस्त रहने वाला इंसान है, तो इसकी एक खास इसके लिए इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। कोई भी जो जीव होता है, उस जीव का मान लेते हैं हम हैं, आप हैं, कोई भी, यह जीव है केंद्र में, जीव है। अब यह जो जीव है, इसका विकास कैसे होगा? इसके इन्वायरमेंट से। जैसे हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो क्लास का इन्वायरमेंट है, आप में से कुछ लोग खराब कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो चीज हम प्राप्त कर सकते थे वह नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से जब आपके घर में कोई बच्चा आता है ना, कोई नया मेहमान आता है, आप उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, क्या कि भैया बच्चा जब सोएगा डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके लिए अलग भोजन, उसकी खुशी के लिए अलग अलग तरह के खिलौने आप लाते। ठीक इसी तरह से दुनिया में कोई भी जो जीव है, उसके लिए विकास के लिए एक कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन में कुछ भौतिक चीजें चाहिए। क्या भौतिक चीजें चाहिए? कि भैया वहां पर
कोई जो है कि अच्छा प्रकाश हो, अच्छा जल हो, कोई क्षेत्र हो, जैसे कोई अगर जंगल में रहने वाला जीव है तो उसको जंगल चाहिए। जंगल में भी क्या चाहिए, ऐसा ना हो कि एकदम सूखे पेड़ वाला, हरियाली उसको चाहिए, उसमें रहने वाले दूसरे जीव चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी आवास चाहिए। आज जीवों से इंसानों का संघर्ष क्यों बढ़ता चला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो हम जीवों का एनवायरमेंट है वह खराब हम करते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चल। तो आई होप आप समझ पाए। तो इन्वायरमेंट क्या है, किसी भी जीव के विकास के लिए। चलिए अब नोट कीजिए, आप सब लोग नोट कीजिए। इन्वायरमेंट क्या है ना, पर्यावरण। किसी भी किसी भी जीव का जीव के विकास के लिए, अच्छा विकास से पहले एक शब्द और जोड़ दीजिएगा, वो है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, किसी भी जीव के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक आवश्यक दशाओं को दशाओं का निर्माण जिन, है ना, जिन कारकों से होता है, कारकों या फिर घटकों से होता है। अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा, इस वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा। जिन कारकों या घटकों से होता है वह उस जीव के उस जीव के पर्यावरण के भाग होते हैं। ये भाग, ठीक है। चल, प्लीज अब कोई भी कमेंट नहीं मत करे, मैं किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा जब तक कि अब 10 नहीं बज जाता। 10 बजे फिर मैं आपके कमेंट को देखूंगा। बाकी उससे पहले आप में से कुछ लोग मुझे अब शब्द बोलना चाहें, मुझे बेगुस्सा होना चाहें, आप हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या लिखा, किसी भी जीव के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण जिन घटकों से होता है वह उस जीव के पर्यावरण के भाग है। अब एक चीज समझते हैं, घटक देखते हैं ना। हम यहाँ पर, मेरे पास वहां जगह नहीं तो यहाँ पर मैं ले आता हूँ। घटक को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखिए। हम एक मछली का एग्जाम्पल लाते हैं। मछली, ये मछली के लिए आवश्यक घटक क्या होगा भैया, इसके लिए होगा जल चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज, इसको जल चाहिए। अच्छा, इस जल क्षेत्र में इसको क्या चाहिए होगा, भोजन चाहिए होगा। और इसको एक निश्चित प्रकाश की मात्रा भी चाहिए होगी, है ना। एक शांति शांत वातावरण चाहिए होगा, शांति की कंडीशन चाहिए होगा। ठीक है, और इसका एक क्षेत्र ऐसा चाहिए होगा जहां पर प्रदूषण ना हो, जहां पर प्रदूषण ना हो या शोर शराबा ना हो। ये इसका क्या हुआ, घटक हुआ, इन चीजों से मिलकर बन रहा है। ठीक इसी तरह से एक ले लीजिए शेर। अब ये जो शेर है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक जंगल, इसको चाहिए जंगल। इस जंगल में चाहिए अनेक जीव, अनेक जीव। और अनेक जीव में कौन से चाहिए इसको, इसको शाकाहारी जीव भी चाहिए, इसको शाकाहारी भी जीव चाहिए और मांसाहारी चाहिए। ये जिसको चाहे उसको मारकर खा सके। ठीक है, अच्छा, तो ये उसका भोजन हो गया। फिर इसको चाहिए आवास, जो कि इसको जंगल के रूप में मिल जाएगा। ये आवास भी यहां पर भी लिख सकते हैं। फिर इसको क्या चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। ठीक है, फिर इसको क्या चाहिए होगा, इसको अन्य जीव चाहिए होंगे जिनसे ये इंटरेक्शन कर सके, है ना। इसको एक शांत वातावरण चाहिए होगा, वातावरण चाहिए होगा। इसको क्या चाहिए होगा, प्रकाश भी चाहिए होगा। क्या ये हमेशा अंधेरे में रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, है ना। इसको एक खास तापमान चाहिए होगा,
इसको खास तापमान, एक निश्चित तापमान चाहिए होगा, एक खास जलवायु इसको चाहिए होगी। क्या हम शेर को अगर अंटार्कटिका या आर्कटिक क्षेत्र में छोड़ दें, वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे आप बना लीजिए, ऐसे आप बना लीजिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इस जीव के लिए आवश्यक घटक। इसका मतलब है, अगर यहां पर आपने ये नोट कर लिया है, तो मैं इसी को यहां पर मिटाकर इसके आगे की चीजें लिख रहा हूं, ठीक है? और वह इसी का भाग है। कैसे लिख रहे हैं देखिए। तो हमने क्या कहा कि किसी भी जीव के सर्वोत्तम विकास के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण जिन घटकों या कारकों से होता है, उस जीव का पर्यावरण बनते हैं। अर्थात ये सभी चीज, इसमें कुछ प्रकृति, यहां पर अधिकांश चीजें आप देख जो रहे हैं शेर के चारों ओर, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो ये क्या है? घटक है। अर्थात जल क्या है? घटक है। प्रकाश क्या है? घटक है। जंगल क्या है? घटक है। क्या हम इस बात को क्लियर कर पाए? ठीक, यहां पर मछली, जल, भोजन, है ना, इसके लिए जो जो चाहिए वह इसके लिए आवश्यक घटक है। बात क्लियर हो गई? मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं। घटक का मतलब क्या है? घटक का मतलब क्या है? घटक का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो या मानव के द्वारा बनाई गया हो चीज हो, जो किसी जीव के लिए, जो जो किसी जीव के लिए, जीव के लिए जरूरी हो, जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे, इसमें सभी चीजें तो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। अब इसी चीज को समझिए। क्या मछली का हम पालन कर सकते हैं? क्या हम तालाब बना सकते हैं? उस तालाब में मछली का हम पालन कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। तो वहां पर जो चीजें आपने बनाई, उसमें मानव ने भी अपना योगदान दिया। एक गड्ढा किया, उसमें पानी जो भरा, पानी हम नहीं बना सकते, वो प्रकृति ने बनाया, लेकिन गड्ढा हमने किया, उसमें भोजन अलग से ले जाकर हम डाल रहे हैं, ये मानव निर्मित है। लेकिन प्राकृतिक क्या है? जल वही रहेगा, प्रकाश वही रहेगा, जीवों का जो विकास उसमें होगा वह क्या होगा? प्रकृति के द्वारा हुआ। तो किसी जीव के लिए जो जो भी जरूरी हो, जो चाहे प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो या मानव के द्वारा बनाया गया हो, हम उसको क्या करते हैं? पर्यावरण के घटक कहते हैं। अभी आगे चलकर सभी चीजें और डिटेल में क्लियर होंगी। अब इसी तरह से समझिए, हम मनुष्य पर बात करते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंट का खतरा क्रिएट हो रहा है वो मनुष्य पर हो रहा है। हम मनुष्य को समझने के लिए क्या चाहिए? देखिए, मनुष्य को क्या चाहिए? स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ मृदा चाहिए, है ना। इसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसको क्या चाहिए? कार्य करने, कार्य स्थल चाहिए, जहां पर वह क्या कर सके? कार्य कर सके। इस मनुष्य को और क्या चाहिए? इसको शिक्षा चाहिए। इसको क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। राइट, बहुत सी चीजें चाहिए। जो जो आपको चाहिए आप इसमें नोट कर सकते हैं। ये सभी चीजें हमारे लिए क्या करेंगे? घटक का निर्माण करेंगे। अब देखिए, वायु है, जल है, मिट्टी है, ये क्या हमने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है? ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक घटक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये जो चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कार्यस्थल है, ये किसने बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है। यह मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य के द्वारा निर्मित घटक क्या हो जाएंगे? उसके मानव निर्मित घटक के रूप में आ जाएंगे। तो जो घटक होते हैं वह प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो किसी भी जीव का विकास जिन चीजों के जहां पर हो रहा है, वहां पर प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें उसके प्राकृतिक घटक का पार्ट होती हैं। जिन स्थान, जो भी कोई चीज, जो भी कंडीशन, जो भी अवस्था मानव के द्वारा निर्मित की गई है और वह किसी भी जीव या मानव के लिए अगर उपयोगी है, तो उसको मानव निर्मित घटक कहेंगे। जैसे आप सब लोग जू में गए हैं, चिड़ियाघर में गए हैं, आप सब लोग चिड़ियाघर में,
तो जब चिड़ियाघर में आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सी चीजें क्या होती हैं, मानव निर्मित होती हैं। आपने वहां पर जो तालाब देखा, क्या वो प्रकृति ने बनाया था? नहीं। जैसे वहां पर हो सकता है कोई गैंडा रखा गया हो, अब वो गैंडा वहां पर खुद उसने, प्रकृति ने वहां पर गड्ढा नहीं बनाया था। दरअसल हम उसको, गैंडा को उठाकर चिड़ियाघर में लाए थे। तो गैंडा ने पूछा, एक बात बताओ, क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़े हो? तो उन्होंने कहा, हाँ पढ़े हैं, सुनील सर से पढ़े हैं। कहे अच्छा, तो बताओ हमारे लिए क्या होगा इन्वायरमेंट? तो आपने कहा, गेंडा भाई देखो, एक तालाब है, उसमें कुछ कीचड़ होगा, बगल बगल में हम घास लगा देंगे, है ना, और भी आपको कुछ जीव दे देंगे जिनके साथ आप खेल सको। हमें पता है भैया, आपको प्रकाश चाहिए, आपको भोजन में क्या क्या पसंद है, हमें आपकी डिश पता है, तो आपको समय समय पर भोजन मिलता रहेगा। कहें अच्छा, वो तो ठीक है, तुम पता है कि हम जब असम में थे, गेंडा कह रहा है, जब हम असम में थे तो हमें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। कहें भैया आप चिंता मत करो, यहाँ पर भी दूर दूर से आपको देखने के लिए लोग आएंगे। यहाँ पर तो इतने लोग आएंगे कि आप परेशान हो जाओगे, कितने लोग आए। चलो कोई बात नहीं। तो गेंडा के लिए आपने क्या किया, एक कंडीशन क्रिएट की। तो जो कंडीशन आप क्रिएट कर रहे हैं वह क्या है, उसका पर्यावरण। और ये जो पर्यावरण आप बना रहे हैं, इसमें कुछ चीजें प्रकृति की, क्या वायु हवा आप देंगे क्या? नहीं, प्रकृति देगी ना। जगह कोई भी हो, चाहे असम का हो या दिल्ली में चिड़ियाघर बना लीजिए, या आप अपने घर पर बना लीजिए, तो हवा तो प्रकृति के द्वारा मिलेगी, प्रकाश प्रकृति के द्वारा मिलेगा। जल आप वहां पहुंचाएंगे, लेकिन जल आपने बनाया नहीं है। जल बनाना अलग चीज है और आप पहुंचाना अलग चीज है। ठीक, वहां पर घास लगा देंगे तो घास क्या हो जाएगी, उगेगी, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, वह जीव उनसे बात करेगा। तो आपने क्या किया, किसी जीव का पर्यावरण निर्मित किया। क्या हम इस एग्जाम्पल से सभी चीजों को समझ पाए? आप बता दीजिए यस और नो, 2 कमेंट देखूंगा, उसके अलावा आप जो कुछ भी बोलेंगे मेरे लिए आंखें बंद हो चुकी हैं। ठीक है, प्लीज बताइए, यहां तक क्लियर? मैं सही बता रहा हूं, मैं जब क्लास में आया करूं ना, मुझे पढ़ाने दिया करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या आपको दे दूंगा। आप जब डिस्टर्ब करते हो ना, तो पूरा, हम क्या देकर आए थे, आपने डिस्टर्ब कर दिया, क्या हम देकर जाएंगे। हम हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन सोचो ना, जैसे आप ही हो, है ना, आप किसी से मिलने जाओ, आपने पीछे ऐसे गुलाब के फूल और चॉकलेट ले रखे हैं, है ना, और सामने से कोई आए और बड़ा अजीब सा व्यवहार करे, आप बताओगे नहीं आप क्या लेकर आओ, आप फॉर्मेलिटी पूरी करके चले आओ, होगा कि नहीं? हम ऐसा नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भी तो दिल है, और बस इस दिल को कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे भाई बहन चाहिए जो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूं मान जाए। क्या? कोई भी चाप, कोई भी चैट मत कीजिए, जो भी डाउट है क्लास के अंत में, चाहे पिछले दिन का भी अगर डाउट है, तो आप इंतजार कीजिए 9:45 बजने का, 9:45 होने का। आज वो भी नहीं होगा, आज जो भी डाउट होंगे वो 10 बजे के बाद। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और समझ लीजिए, तो उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या हम अपनी जो एनसीईआरटी का टाइटल है, क्या हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं? क्या हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं? अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, फिर उसके बाद सभी चीजें अपने आप डिकोड हो जाएंगी। इसको समझने के लिए हमें, आप सबको आना होगा हमारे पास दिल्ली। दिल्ली जो है, यह क्या है, राजधानी क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र। और यहां पर है क्या भाई, यहां पर ना परिवहन का भार है। और दिल्ली के आसपास में देखेंगे ना, तो बहुत सा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, यह जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आवासीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और जितने भी परिवहन, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ से बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण। कैसे होता है वायु प्रदूषण? CO2 निकलता है ना, CO निकलता है। CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक इसी तरह से आपको यहाँ के वायु में खूब सल्फर के कण मिलेंगे, है ना, अन्य प्रदूषक तत्व मिलेंगे, ज्यादा मत देखिए इसको, अन्य प्रदूषक तत्व मिलेंगे। अब इसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर वायु प्रदूषण क्रिएट हो जाता है। इस वायु प्रदूषण को अभी आपने देखा होगा, जब यहाँ पर नवंबर दिसंबर का समय होता है, नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर क्या होता है, ठंडी का समय। अब ठंडी के समय आपने नोट किया होगा, जो हवाएं हैं वो धीमी गति से चलती है ना। अभी आप देखो, अप्रैल मई जून में क्या होगा, आंधी चलेगी, तो आप कहोगे ये देखो आंधी आई है, अब तूफान आएगा, आप कहोगे ना। ठीक इसी तरह से नवंबर दिसंबर में ऐसे आंधी तूफान नहीं आते। अब ऐसे में होता क्या है कि जो धुआं निकल रहा है, जो भी वायु प्रदूषण निकल रहे हैं, वह यहाँ के वायुमंडल में एकत्रित होते रहते हैं। आपने सुना होगा, इसमें एक और कारण जोड़ लो कि जो पड़ोसी क्षेत्र हैं वहां पर पराली जलाई जाती। पराली क्या होता है, जो कृषि अवशेष होते हैं ना, जो कृषि अवशेष होते हैं उनको पराली बोला जाता है। जैसे धान जो होता है, धान काटा गया, अब धान की डंठल वगैरह जो कुछ बचे हुए उसमें आपने आग लगा दी, वो क्या है, पराली। अब इस सभी वायु प्रदूषण क्या करते हैं, दिल्ली में नवंबर दिसंबर में यहाँ की वायु को एकदम कर देते हैं काला। क्या कर देते हैं, वायु को एकदम कर देते हैं प्रदूषण। और वायु जो है वह वायु के ना रूप में ना रहकर वह स्मॉग में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, स्मॉग। स्मॉग का मतलब क्या है, एक ऐसी वायु जिसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा है, प्रदूषित वायु है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है, और धुएं में जब जो कालिक होती है, डस्ट होते हैं, है ना, राख के कण ज्यादा मिल जाते हैं, तो एकदम अंधेरा सा छा जाता है। वैसी कंडीशन को बोलते हैं स्मॉग। अब प्रश्न आएगा ये मैं क्यों बता रहा हूं, तो इसी दिल्ली राजधानी क्षेत्र में रहने वाले, है ना, कुछ बच्चों ने, जिनकी उम्र जो है कि 14 वर्ष से कम थी, वह चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट लिखा है ना, दिख पा रहा हो तो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर लिख दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम। ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट से कहा माय लॉर्ड हमारी बात सुने। जज साहब ने पूछा, अरे आप तो बच्चे हो, आज स्कूल नहीं गए। कहे स्कूल तो हम तब जाएंगे ना जब हम जिंदा रहें। जज साहब चौंक गए। जज साहब ने कहा, क्या कह रहे हो, क्या हुआ तुमको, क्या मम्मी पापा ने मारा क्या, क्या पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्या, क्या चैट करते थे क्या पढ़ाई में। उन्होंने कहा, नहीं हजूर, हम तो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हम सुनील सर से पढ़ते हैं, हमने उनसे सीखा है कि नहीं, पढ़ाई के दौरान चैट करना बुरी बात है। तो जज साहब ने कहा, सुनील सर से पढ़े हो, फिर क्या दिक्कत आई, तब तो अच्छा पढ़े होगे। उन्होंने कहा, साहब दिक्कत ये आई कि उन्होंने हमें बताया कि इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस। तो कहे, हाँ अच्छी बात है, इन्वायरमेंट तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इन्वायरमेंट जरूरी है, ये बात सत्य है, लेकिन उससे बड़ा सत्य है कि दिल्ली में ये जो नवंबर दिसंबर की कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाता है। इसकी वजह से हमारे हेल्थ पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हमारे स्कूल पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, हमारे पूरे जीवन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो बच्चों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो इन बच्चों ने कहा, पहले तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में ये जो पटाखे चलते हैं, है ना, ये बंद हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंद, ये क्या हो गया, इसको बंद कर दिया। और बच्चों से पूछा गया, और क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि साहब ऐसी जो पुरानी गाड़ियां जो ज्यादा धुआं देती हैं, हम चाहते हैं कि ये ना चले। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आदेश जारी करते हैं कि 15 साल से पुरानी कोई गाड़ी दिल्ली में नहीं देखेगी, क्योंकि वायु प्रदूषण करती है, आपके अधिकारों को छीनती। फिर उन्होंने पूछा, और क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इनसे निकलने वाला धुआं हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, तो इनको शहर से, आवासीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए। सर, इन्होंने कहा कि ठीक है, अप्रूव्ड हो गया, अर्थात जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। अब ये सभी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मानी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जितनी भी चीजें हैं ये क्या कर रही हैं, यह बच्चों के पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं।
पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का मतलब है कि इस पर्यावरण में इन बच्चों का जो विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव। और आप खुद समझिए, अगर हम धुएं की कंडीशन में जी रहे हैं, अगर अगर हम जो है कि किसी खास ऐसी कंडीशन में कि हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे क्या हमारा जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा? तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो यहां पर ये जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है और यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 सबको जीवन का अधिकार देता है। अब इसी जीवन के अधिकार में यह भी सुनिश्चित है कि कोई हमको तड़पा तड़पा के वायु प्रदूषण से ना मार दे, हमको बीमार करके जल प्रदूषण से बीमार करके हमको ना मार दे। जैसे इसी जीवन के अधिकार में यह है कि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज डंडा उठाएं और आपको इतना पीटें कि हम सब लोग कल आकर आपके लिए रिप 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 करें। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपका जीवन का अधिकार है। तो इन्हीं चीजों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को जोड़ा और यह माना कि कहीं पर अगर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण है, वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है और पर्यावरण संरक्षण के निर्देश सभी सरकारों को दिए गए। क्या अब हम पर्यावरण को बिल्कुल क्लियर कर पाए? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। आप एनसीईआरटी पढ़ते तो ऐसे ही सोचते ना? ऐसे ही सोचते ना आप भी? या आपका 2-3 चैप्टर खत्म हो गया होता? सही से बताना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो 2-3 चैप्टर अब तक खत्म कर दिए होते। ये सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए जो आपको नोट करना है। ये अच्छा, जो मैंने कहानी के रूप में बताया, ये एक्चुअल में केस है। आगे चलकर इन्वायरमेंट की क्लास में मैं इसी एग्जाम्पल को फिर दूंगा और केस का नाम बताऊंगा। एससी मेहता नाम का एक केस है, उसमें सब कुछ मैं बताऊंगा। निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे, ठीक है। चलो, चलो आइए। नबी अहमद जी कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं है ये नोट करना। नहीं भैया, मेरे हिसाब से तो जरूरी है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। यही एग्जाम्पल हमको याद दिलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगला अपने जो जो भी पेज है उसमें डालिए चैप्टर 1 पर्यावरण। अब आप अपना पहला चैप्टर डाल लीजिए पर्यावरण। अब उसको हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। आप में से कोई भी ऐसे भाई बहन जो पहले दिन आज क्लास में आए हों, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि शुरू में जो डिस्टरबेंस हुआ। शुरू से देखिएगा, लेक्चर 1 जरूर देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर, ओके। आइए मैं इसको जूम करता हूं। चलिए, अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, अपने टाइटल को डिकोड करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। आइए पहला चैप्टर इसको डिकोड करते हैं। तो पर्यावरण को अब हम कैसे डिकोड करेंगे? अभी हमने पर्यावरण ही देखा, पर्यावरण को ही समझा। यहां पर अलग तरीके से हम पर्यावरण को डिकोड करते हैं। पर्यावरण का मतलब है परि प्लस आवरण। परि परि प्लस आवरण। मैं अलग अलग तरीके से किसी चीज को इसलिए समझाता हूं ताकि आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस से बढ़े। जब आप ज्यादा सोचेंगे तभी आप एग्जाम में जाके परफॉर्म कर पाएंगे। रटेंगे,
लकीर के फकीर बनेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चले। तो ये शब्द है परि प्लस आवरण। कभी भी कोई क्लास छूट जाए परेशान मत होइएगा, वो लाइव होने के बाद क्लास रिकॉर्डेड में हो जाएगी, कभी भी देख सकते हैं। परि प्लस आवरण। तो आवरण कैसे है? जैसे बच्चियों को बोला जाता है पर्दे में रहा करो, बोला जाता है। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है कि भैया आपके चलने उठने बैठने का एक सलीका, एक तरीका। आपने देखा होगा घर में पर्दा लगाया जाता है गेट में। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वह जो उस पर्दे को उस घर में वही एंटर हो सकता है जिसको अनुमति दी गई है। तो क्या है? एक पर्दा है। अब ठीक इसी तरह से कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव है, वह जीव वह जीव एक क्षेत्र विशेष में रहता है, क्षेत्र विशेष में रहता है। और क्षेत्र विशेष में रहकर वह प्राकृतिक और वह प्राकृतिक और और मानव निर्मित घटकों का लाभ उठाता है, घटकों का लाभ उठाता है। और लाभ उठाकर वह अपना विकास करता है, वह अपना विकास करता है। इसी विकास करने की दशा को, इसी विकास के लिए आवश्यक दशा को, आवश्यक दशा को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पर्यावरण। ठीक। दूसरे रूप में देखिए, यह जो पर्यावरण है, यह पर्यावरण सामान्यतः, है ना, सामान्यतः प्रकृति के द्वारा बनाया गया, सामान्यतः प्रकृति के द्वारा। जैसे जंगल जो बने हैं प्रकृति के द्वारा बने हैं, मरुस्थल जो बने हैं प्रकृति के द्वारा बने हैं। ठीक इसी तरह से जो झील तालाब बने हैं प्रकृति के द्वारा बने हैं, जंगल समुद्र प्रकृति के द्वारा बना है। तो सामान्यतः ये जो पर्यावरण है प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। अब प्रकृति के द्वारा बने हुए इस पर्यावरण में कई जीव रहते हैं, कई जीव रहते हैं। यह जीव, ध्यान दीजिएगा, ये जीव आपस में अंतः क्रिया करते हैं। अंतः क्रिया का मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन करना, एक दूसरे से मेल जोल करना, और अंतः क्रिया करके अपने विकास को बढ़ाते हैं। तो जहां पर यह अंतः क्रिया कर रहे हैं वह स्थान उनका पर्यावरण है, वह स्थान उनका पर्यावरण है। मेंस के लिए क्या एग्जांपल होंगे? धीरे धीरे बढ़े। अभी जैसे जैसे हमारी क्लास की लेवल बढ़ता जाएगा ना, सभी चीजें बदलती चली जाएंगी। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा उस समय क्या बोलना है। अभी बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, अपने आप धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल क्लास 6 में दिए, उससे बड़े एग्जाम्पल यहां मिलेंगे, उससे बड़े एग्जाम्पल हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, लेवल बढ़ते चला जाएगा, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? यहां समझ पाए? तो हमने क्या, वह स्थान उस जीव का पर्यावरण है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहां पर लिख लीजिए कि जो हिरण होता है उसका एक पर्यावरण होगा। ठीक है, जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, है ना, उसका एक पर्यावरण होगा। ठीक, आपने सुना होगा एक पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको सोन चिड़िया भी बोला जाता है। लंबी सी पक्षी होती है जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में, घास वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी।
इसका भी एक क्या है, पर्यावरण है। ठीक इसी तरह से शेर, चीता, है ना, या फिर जो बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है, इसका भी एक तो इन्वायरमेंट है। बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा में। और सुंदरबन डेल्टा में ही क्यों पाया जाता है, इसकी खासियत क्या है, ये दौड़ भी लेता है, ये थोड़ा बहुत पेड़ों पर चढ़ भी लेता है, और थोड़े बहुत पानी में तैर भी लेता है। ये इसके लिए क्या है, सुटेबल पर्यावरण है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये है हमारा पर्यावरण। अब हम यहां पर समझ पाए कि पर्यावरण का मतलब वह आवरण है जिस आवरण में रहते हुए एक जीव अन्य जीवों से या प्रकृति या मानव के द्वारा बनाए गए घटकों से अपना इंटरेक्शन कर रहा है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार सब लोग बता दीजिए। क्लियर, चल अब हम बढ़ते हैं एकदम तेजी से। अब देखिए आपकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की तरह कैसे आगे बढ़ती है। अब आपने इतना कुछ समझ लिया है कि आपको बहुत कम नोट करना है और तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है। चल, अब जहां जहां मैं बताऊं, सर आज नोट सही नहीं बन रहे, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बता भी रहा हूं कहां पर क्या लिखिए, और तब भी आप नहीं लिख पा रहे होंगे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। क्या ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रही है क्या, क्या कि नोट्स नहीं बन रहे, मैं तो लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कि नोट्स क्यों सही नहीं बन रहे, मुझे एक बार बताया जाए। राजकुमारी जी, प्लीज एक बार नोट्स बनाने के तरीके को आप पहली क्लास दूसरी क्लास से सीखिए और लैंग्वेज खोज दीजिए। देखिए मैं अगर एक एक वर्ड लिखने लग गया ना, तो यह एनसीईआरटी की जो क्लास है 1 दशक में पूरी होगी। मुझे ये पूरा सेगमेंट विद इन 6 to 7 मंथ में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, जब तक जोर नहीं पड़ेगा तब तक आपका थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होगा, जब तक थॉट प्रोसेस जनरेट नहीं होगा तब तक ना तो प्रीलिम्स की उम्मीद कर सकते हैं ना मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। चले, क्लियर, चले, आई। अब देखिए चूंकि अभी तो इंट्रो था, अब यहां से जो कुछ भी होगा हम लोग यहां से नोट्स बनाएंगे, एक तरफ से चलते हैं। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। आप देखो इस एक पैराग्राफ से, चूंकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, बस यहां पर ही लिखेंगे। यहां पर पहला पैराग्राफ कि स्कूल के पास घास का मैदान, घास का मैदान, घास का की जगह के कर लीजिएगा ना, एक सेकंड रुकिए, है ना। अब देखिए कैसे नोट्स नहीं बनता। घास के मैदान की स्थान पर बड़ी बिल्डिंग बनना, बड़ी बिल्डिंग बनना पर्यावरण में बदलाव, पर्यावरण को बदलता है, पर्यावरण को
बदलता है। अब देखो यहां पर बस इतना लिख ले, बदलता है, क्योंकि क्योंकि प्राकृतिक घटक के इस प्राकृतिक घटक का स्थान मानव निर्मित चीजें ले लेती हैं, मानव निर्मित चीजें ले लेती हैं, चीजें ले लेती हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो हमने क्या देखा, यहां पे हमें जो पहले पैराग्राफ से बस एक लाइन निकालनी है, वो स्कूल के पास जो घास के मैदान के स्थान पर बड़ी बिल्डिंग का बनना पर्यावरण को बदलता है, क्योंकि प्राकृतिक घटक का स्थान मानव निर्मित घटक ले लेते हैं। अब देखो प्राकृतिक घटक से एक लाइन निकालो नीचे की तरफ, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ऊपर लिखता हूं, नहीं तो आप फिर कहेंगे नोट्स नहीं बन रहा। ठीक है, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, यहां तक लिख लिया, यहां तक आपने लिख लिया। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए यहां पर बस उसी में लाइन में प्राकृतिक घटक क्या थे, प्राकृतिक घटक। अब देखिए यहीं पर बताया गया है मुलायम घास, मुलायम घास, है ना, फूल, तितली, है ना, तितली, ये सब थे, ये वहां के प्राकृतिक घटक थे। अब इनके स्थान पर क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित, मानव निर्मित घटक। और मानव निर्मित घटक में क्या होगा, जो कुछ भी बिल्डिंग में लगता है, कंक्रीट लगता है, लोहा लगता है ना, मानव निर्मित जो है कि फर्श ले लेगा, ईंट ले लेगा, वो सभी चीजें लिख लेना। तो मानव निर्मित घटक में लिख देना बिल्डिंग की वस्तुएं, बिल्डिंग की वस्तुएं, बिल्डिंग की वस्तुएं। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ का नोट्स हम लोगों ने बना लिया। आइए अगला है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो शिक्षक ने बताया। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पर्यावरण, अगला जो लाइन निकालना ऐसे लिखिए पर्यावरण, है ना, जो भी हमारे चारों ओर है, जो भी हमारे चारों ओर है, चारों ओर है। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है जो हम लोगों ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। कुछ भी नोट नहीं करना, यहां पर कुछ भी नोट नहीं करना। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। नोट, कौन नोट कीजिएगा, पर्यावरण में बदलाव, पर्यावरण में बदलाव, अगली जो लाइन नोट्स आपको बनाना है, पर्यावरण में बदलाव का कारण हमारी जरूरतें
या मांग है, हमारी मांग है। जैसे हम लोगों को ज्यादा कॉपी किताब चाहिए, हम क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे। हमें ज्यादा जो है कि लोहा चाहिए, हम माइनिंग करेंगे। हमें जो भी कुछ चाहिए उसका एक सोर्स कहां से आता है, प्रकृति से आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जंगल समाप्त करते हैं, है ना। घास के, जैसे हमें ज्यादा भोजन चाहिए तो हम ज्यादा एरिया पर क्या करेंगे, जंगल काट कर कृषि कार्य करेंगे। हमें जो है कि पानी चाहिए तो पानी क्या करेंगे हम, जो है कि ट्यूबवेल से या किसी दूसरे माध्यम से लेकर आएंगे। तो पर्यावरण में बदलाव का कारण है हमारी जरूरतें या मांग। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि भैया जो हमारी जरूरतें हैं वो जितनी ही सीमित होंगी उतना ही क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर हमारी जरूरतें और मांग क्या हो जाए, असीमित हो जाए, वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए घातक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हमारी जरूरतें के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। कोई भी पॉइंट यहां पर नोट नहीं करना है। चलिए अब यहां पर आ जाइए। यहां पर आइए। तो पर्यावरण के घटक आपको दिखाए गए हैं। ऐसा ही आप एक इमेज बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। ऐसा ही एक घटक बना, ये पूरा इमेज मतलब आपको फोटो नहीं बनाने, लिख लीजिए। पर्यावरण के घटक ऐसे लिखिए, इससे निकालिए प्राकृतिक, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ठीक है। ठीक इसी तरह से सजीव अर्थात जैव मंडल। फिर इससे एक निकालिए मानव निर्मित, जो भी चीज आप लिख सकते हैं, केवल नाम लिखिए, इमेज नहीं बनाना, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, जल्दी बना लीजिए, केवल नाम लिख लीजिए, केवल जल्दी जल्दी नाम लिख लीजिए, लीजिए साइड में हो गए, जल्दी जल्दी केवल कर लीजिए। मैं भाई बहनों आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं जो जो बताते चलूं वो करते चलूं। जिस चीज के लिए मैं टोकता चलूं वो गलती दोबारा मत करो। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट देखो मैं पैसे की तो आपसे करता नहीं हूं, घर के किसी काम के लिए करता नहीं हूं, आपके भविष्य के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैट मत किया करो, पढ़ाई किया करो, रिवीजन किया करो, सोचने के प्रोसेस को जोड़ दो, है ना, अच्छे नोट्स बनाओ। ये नहीं करोगे तो कितनी भी क्लास कर लो कुछ नहीं होगा, और कुछ जब नहीं होगा तो मेरे लिए दिक्कत है। आप तो भाई चलो, आपका, आपको लगेगा हमने मेहनत की, मैं नहीं हुआ, है ना, लेकिन हमें कितना दुख होगा कि आप हो सकते थे और आप नहीं हुए। तो प्लीज थोड़ा सा क्लास के एनवायरनमेंट को बनाए रखिए, ठीक है। अब देखिए, जब मानव है तो मानव का पर्यावरण कैसे बनता है ये बताया गया है। मानव पहले व्यक्ति रहे होंगे, कबीले रूप में या किसी भी रूप में, एक दो लोग आए होंगे। फिर क्या हुआ होगा, परिवार बनते चले गए होंगे, समुदाय बने होंगे, धर्म बने होंगे, और आज हम धार्मिक समुदायों के रूप में अपनी अपनी पहचान को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मानव के लिए क्या चाहिए, कुछ शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उसके लिए कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं, और उसकी अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं। कुछ भी नोट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो अभी हमने क्या देखा, पिछली जो लाइन थी, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है हमारी जरूरतों की वजह से आ रहा है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, अब देखो एक नई डेफिनेशन यहां पर,
किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। यह पॉइंट अगर आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जीवीय में कौन सा होगा कि भाई जीव है, चाहे वो पौधे के रूप में हो या एनिमल्स के रूप में। अजीवीय कौन सा है? पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, वायु, प्रकाश, ये सब क्या है? इसमें जीवन तो नहीं है, ये जीवन देते हैं लेकिन इसमें जीवन नहीं है। वही चीज यहां पर लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण पर। ठीक, अब यहां पर आ जाइए। यहां पर सबसे पहले यहां देखिए, पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या फिर इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने? एक बार बता दीजिए, नोट कर लिया आपने? जल्दी बता दीजिए। ओके, आइए अब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, मैंने आपसे कहा था आगे चल के हम लोग इस पे डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में क्या बताते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लिख लीजिए, पूरी लाइन लिख लीजिए। लिख लीजिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये लाइन लिखकर फिर ऐसे डैश दीजिए, क्योंकि क्योंकि इनका निर्माण क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति ने किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति ने किया है। ये नोट कर लिया। अब हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जय मंडल से आप पहले से परिचित होंगे, है ना? होंगे, बिल्कुल होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल का मतलब है स्थल का ठोस भाग, यह है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। कुछ भी नोट नहीं करना है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिए। अगला है,
जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, कुछ भी नोट नहीं करना। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, नोट नहीं करना है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, कुछ भी नोट नहीं करना है। इसमें इसमें कई प्रकार की इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवा मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं नोट करना है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल जिसको हमने कहा था जहां पर जीवन है, जीवन होगा वो पादप के रूप में हो सकता है, एनिमल के रूप में हो सकता है। ये पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्या हमने गोला गोला खींचा था, वो गोला आपको याद आ पा रहा है? प्लीज बता दीजिए। एक बार बता दीजिए। ठीक है, आगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे और आपने क्लास को गंभीरता से लिया होगा तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अब हमें बहुत कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस चीज को नोट कर पा रहे हैं? अगर मैंने डिकोड ना किया होता एनसीईआरटी का टाइटल, चैप्टर का टाइटल, तो आपको बहुत सी चीजें नोट करनी पड़ती, लेकिन हमने डिकोड करके न सिर्फ पहले से ही जानकारी प्राप्त कर ली, बल्कि अब हम ये देख पा रहे हैं कि उन्हीं से रिलेटेड चीजें यहां पर लिखी जा रही हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, कम लिख रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ते चले। ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आइए यहां पर जयमंडल अब देख लिया। अब उसके बाद आइए पारितंत्र। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पारितंत्र। इकोसिस्टम को समझने के लिए आप समझिए आपके परिवार का एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि पिताजी कहीं काम करने जाते होंगे, माता जी भी हो सकता है कहीं काम करने जाती हूँ, या फिर गृहिणी हो, घर में भोजन बनाते हो। आपके लिए जो है कि भोजन मिलता है, आपको पढ़ाई के लिए मोबाइल दिया गया है, आपको पैसे दिए जाते हैं, आपके लिए कोर्स खरीदा गया है। एक सिस्टम है। एक सिस्टम है कि आप सभी लोग दोपहर का भोजन करेंगे, रात को भोजन करेंगे, फिर सोएंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक इसी तरह से हर जीव का एक सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम है? जैसे खरगोश चाह कर भी, समझिएगा, खरगोश चाह कर भी क्या शेर के बच्चे को या चीते के बच्चे को मार सकता है क्या? नहीं। क्या हिरन चाह कर भी चीता को दौड़ा सकता है कि आओ तुमको आज हम पीटते हैं? नहीं। क्या जो हाथी है वह चाह कर भी, है ना, वह चाह कर भी जो है कि ये सोचे कि वह नदी में तैर के अब जो है कि मगरमच्छ को पकड़ेगा, वो पकड़ सकता है? नहीं। हर चीज का एक सिस्टम बना हुआ। तो जो पर्यावरण है वो सिस्टम के तरीके से चलता है। जैसे ये क्लास कई सिस्टम का एक जोड़ है। कैसे? यह बोर्ड का सिस्टम काम कर रहा है, मैं लिख पा रहा हूँ। यह जो है कि एक डिवाइस है जो आपके कमेंट को दिखा पा रही, देख पा रहा हूँ। ये कैमरा इस सिस्टम का पार्ट है तो मैं आपको एड्रेस कर पा रहा हूँ। ये लैपटॉप है तो मुझे बता रहा है कि भाई क्लास ठीक चल रही है कि नहीं, सभी सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। यह एक सिस्टम है चैट का जिसमें आप बता पा रहे हैं कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बात करने में ज्यादा मजा आता है। ये भी क्या है? एक सिस्टम है ना। तो जब आप बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, इस पढ़ाई के सिस्टम को, इसकी धज्जी उड़ाते हैं। तो सिस्टम को ब्रेक नहीं करने का। अब देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको अगर अधिकारी बनना है तो यही सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि भैया अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़कर एग्जाम क्रैक करो, एग्जाम क्रैक करके ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग के बाद आपकी क्या होगी, आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग जो होगी पहले एसडीएम के पोस्ट पर, फिर जो है कि एडीएम के पोस्ट पर, फिर आपकी डीएम के पोस्ट पर, फिर सचिव, और फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। एक सिस्टम है। अब आप में से कोई ये नहीं कह सकता ना कि सर फिल्म्स देने का मन नहीं करता, सीधे मेंस दे लेते हैं। सिस्टम टूट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से जीवों का भी सिस्टम है कि भैया पौधे एक सिस्टम का पार्ट है कि उनको प्रकाश प्राप्त होगा और जल मिलेगा तो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करेंगे। जब पेड़ पौधे अपना विकास करेंगे तो उस पर शाकाहारी जीव निर्भर होंगे, शाकाहारी जीव जब बढ़ेंगे तो उन पर मांसाहारी जीव निर्भर होंगे। ये क्या है, एक सिस्टम है। क्या हम इस सिस्टम को समझ पाए? ठीक है, क्लियर, सिस्टम क्लियर। मैंने एक ही चीज देखो सोच लिया है, कोई भी प्रश्न अब आप मुझसे पूछोगे 8 बजे से लेकर 9:45 तक, मैं मान लूंगा वो मुझे प्रश्न नहीं दिखता है, क्योंकि आते ही टॉपिक पर बात करना है। हो सकता है एक दिन आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन सोचो आज मैं 10 लोगों का लूं, है ना, कमेंट देखो, तो बाकी लोगों के लिए वो क्या क्लास क्या होगी, खराब होगा, है ना। तो जब आप, और आज आपको जब आपका मैं चैट देख रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है, बाकी लोगों को खराब लग रहा है, जिस दिन उनका लूंगा आप लोगों को खराब लगेगा चैट। इसलिए भैया पहले पढ़ाई करेंगे, चैट वाला जो ऑप्शन स्टार्ट होगा तो किसी को पता रहेगा कि भैया हाँ अब प्रश्न सर पूछ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं, चलो छोड़ देते हैं, यहीं तक हमें पढ़ना है। बात क्लियर? चलो यहां तक क्लियर, सिस्टम समझ आइए। ये अब क्या लिखा है इसको देखिए। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक क्रिया कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं। ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया, एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया भाई, ये क्या बोल दिया इन्होंने। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ साथ, है ना, साथ तथा पर्यावरण के इन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अरे छोड़ो, आसान करते हैं, ठीक है। तो आप लिखो पारितंत्र, यहां पर लिखो पारितंत्र, और ब्रैकेट में लिखो इकोसिस्टम। ठीक, ब्रैकेट में लिखिए इकोसिस्टम। नहीं आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं आया। मैंने आपको अभी जो समझाया उस एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मैं आसान कर देता हूं, क्योंकि देखो आज जो समझ में आया है वो हो सकता है 10 दिन बाद ना आए, इसलिए क्या करना है, लिख लेना है, आगे लिख लेना। देखो तो पारितंत्र क्या है, पर्यावरण के, पर्यावरण के सभी घटक, घटक एवं जीव जिस तंत्र के, जिस तंत्र या प्रक्रिया से, तंत्र या प्रक्रिया से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया अर्थात इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करते हुए अपना विकास करते हैं, विकास करते हैं, वह उस जीव का, उस जीव का इकोसिस्टम कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब देखो मैंने लिखा है इकोसिस्टम तक, अब कहलाता है खुद लिख लेना है, लोग कहेंगे नहीं तो
गुरुजी पूरा बात नहीं लिखवाते, जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते हो भी। क्लियर, ये नोट कर लीजिए। सानिया जी, इंतजार कीजिए 10 बजने का। अभी मैंने बोला कोई चैट में नहीं देखूंगा। आइए, टॉपिक पर आइए पहले। जानते हो आप, मेरी जगह कोई दूसरा मास्टर रहता ना, इसको ऐसे उड़ा देता एनसीईआरटी को। 2 दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं लोग, 2 दिन में। ये तो मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, मेरे गुरुजनों के द्वारा, मेरे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सिखाया गया यह मूल्य है कि नहीं भैया, मेहनत ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है ना। और उसी का परिणाम है, देखो आप लोग डिस्टर्ब भी करते हो, लेकिन तब भी अच्छे से समझाता हूं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पारितंत्र क्या है। चलो, रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो केरल क्या है, इक्वेटर के पास में है ना। नोट नहीं करना है, बस बता रहा हूं, कुछ चीजें थॉट प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो नारी जो इक्वेटर के पास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर प्रतिदिन वर्षा होती है, केरल में खूब होती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ का पर्यावरण अलग, यहाँ का पर्यावरण अलग। और ध्यान दो, दोनों जगहों का इकोसिस्टम अलग। यहाँ का इकोसिस्टम क्या है, खूब ढेर सारी वर्षा, उस वर्षा में सरवाइव करने वाले जीव, जीव पेड़ पौधे के रूप में, एनिमल्स के रूप में। यहाँ के पेड़ पौधे जीव एनिमल्स क्लाइमेटिक कंडीशन अलग, यहाँ का सिस्टम अलग। सर आपने पर्यावरण की डेफिनेशन और पारतंत्र की डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखवाई है। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। एक बार सब लोग पढ़िए थोड़ा, क्या ये बात सही है क्या। सब लोग ध्यान से पढ़ो पहले, अभी जो इकोसिस्टम का है, किस ध्यान से पढ़ो, सेम है क्या। एक बार पढ़िए। मैंने उसमें कहा है, जिस तंत्र जिस प्रक्रिया से वह जीव अपना विकास करता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम अलग नहीं है। मैं यहां पर क्या एग्जाम दे कि यहां का इन्वायरमेंट अलग, यहां का इन्वायरमेंट, केरल का इन्वायरमेंट अलग है, राजस्थान का इन्वायरमेंट अलग है। तो अलग इन्वायरमेंट में अलग तरह का सिस्टम जनरेट हुआ है। यहां का सिस्टम क्या है, ऊंट ही पाया जाएगा, ऐसे जीव ही इस सिस्टम में फिट हो पाएंगे जो शुष्क वातावरण में रह सकते हैं। यहां पर वह जीव, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल, वह सरवाइव कर पाएंगे जो अधिक जल वाले क्षेत्र में रहते हैं। ये है अंतर, समझ रहे हैं। तो अब क्लियर हो गया, जो भी भैया थे, अब क्लियर हो गया। अब समझिए, मैंने इसीलिए कहा, देखो मैं केरल का एग्जांपल मैंने और राजस्थान का एग्जांपल इसीलिए लिया कि केरल का अलग तंत्र है। जैसे आप पीसीएस में होंगे तो आपको भी जाना प्रशासन में, आप अलग तंत्र का हिस्सा बनेंगे। और जब आप यूपीएससी है
IAS करके जाएंगे तो आपका एक अलग तंत्र होगा, अलग रुतबा होगा, कार्य एक जैसा होगा लेकिन तंत्र अलग अलग। ठीक इसी तरह से यहां पर भी केरल में भी जीवन है, यहां पर भी जीवन है, यहां का पर्यावरण अलग, यहां का पर्यावरण अलग। पर्यावरण बदला है इसका मतलब सिस्टम बदला है, सिस्टम बदलता है तो पर्यावरण बदल जाता है। यहां राजस्थान में आज अधिक वर्षा होने लगे, सिस्टम बदल जाएगा, पर्यावरण बदल जाएगा। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर खत्म होगा आज, ठीक है? चैप्टर खत्म होके फिर डाउट लूंगा मैं आप लोगों का। आई लिखा, हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही, कहां पर? रेगिस्तान। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों है भाई? जो लद्दाख में रहते हैं, केरल में रहते हैं, वो अलग अलग क्यों है? जो राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, उनका जो पर्यावरण है, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो वेशभूषा है, वो अलग अलग क्यों है? वही चीज है ना। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसियों अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र है। नोट कीजिए, जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो मैंने लिखा था, क्या एनसीईआरटी भी वही कह रही है क्या? थोड़ा सा कठिन शब्दों में लिखिए। जीवधारियों का आपस में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। अभी 5-7 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके डाउट लूंगा, चाहे पेड क्लास के रिगार्डिंग हो या टॉपिक के रिगार्डिंग हो। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो एक सिस्टम, तालाब का सिस्टम नदी से अलग है, नदी का सिस्टम जो है कि समुद्र से अलग है, घास का सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा है। घास वाले सिस्टम में रेगिस्तान वाली कंडीशन नहीं फिल होगी, रेगिस्तान का सिस्टम अलग है, पर्वतों का सिस्टम अलग है। अर्थात जहां पर जो कंडीशन है, जो पर्यावरण है, हर पर्यावरण का अपना एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के अनुसार, जैसे आप कहते हैं कि भाई हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले पर्वतों पर खूब ढेर सारे से पेड़ पौधे हुआ करते थे, फिर हमने क्या किया? हम गए पर्वतों पर, हमने कहा अरे यहां तो हमारा घर होना चाहिए, अरे यहां तो होटल होना चाहिए, अरे यहां तो सड़कें होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? उनके सिस्टम को तोड़ा, उनके सिस्टम में परिवर्तन किया, तो क्या हो गया? इकोसिस्टम बदल गया। अर्थात जब हम वहां का पर्यावरण बदलते हैं तो सिस्टम भी बदलते हैं। आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह एक पारितंत्र बनाता था कि नहीं? प्रश्न यस और नो में आपसे एनसीईआरटी पूछ रही है। अब देखें क्लास 7th का लेवल आपके अंदर आ चुका है कि नहीं, क्या वो भी पारितंत्र है कि नहीं? तो कोई भी छोटा क्षेत्र अपने आप में पारितंत्र है। तालाब पारितंत्र है, घास का मैदान पारितंत्र है, और तो और छोड़ दीजिए,
क्या आपने वो देखा, एक्वेरियम देखा है जिसमें घरों में लोग मछलियों को रखते हैं? देखा है आपने एक्वेरियम? उसमें क्या होता है, मछलियां होती हैं, वह भी अपने आप में एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है। चलिए आगे आते हैं, मानवीय पर्यावरण, आपका पर्यावरण अब देखो कितनी तेजी से खत्म होगा। आइए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति पर, अर्थात जो हमारे पूर्वज जंगल में रहे होते थे, आदि मानव जिनको कह लीजिए, जो कबीलाई समुदाय के रूप में रहते थे, तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना चालू किया, पशु पालना चालू किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार किया, लुढ़कता हुआ दूसरे स्थान पर पहुंचने लगा, अन्न उपजाया, अन्न का एक दूसरे से एक्सचेंज किया कि भैया तुम गेहूं उपजा रहे हो, हम चावल उपजा रहे हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, हम सब्जी उपजा रहे हैं, आप ये उपजा रहे हो, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इससे वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। तो अब आप इसको यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति प्रारंभिक, प्रारंभिक है ना, आ, प्रारंभिक आदान प्रदान की प्रक्रिया जिसमें एक वस्तु के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु दी जाती है। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई 17वीं शताब्दी में, है ना, औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होने लगा और आज देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन का समय है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में, अच्छा हाँ ठीक है, क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने, उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। सतत विकास की बात कर रहा है, तो यहां पर लिख लो एक लाइन, इसको लिखो, मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसके उपयोग का तरीका सीखना चाहिए। इसी को लिख दो, सतत विकास। इस लाइन का प्रयोग मैं आगे चलकर आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका मेंस में आपको प्रयोग करना है। लिखिए, ये पॉइंट लिखिए। तो यहां पर क्या लिखो, ये लाइन लिखकर और डैश दे दो, इसे ही सतत विकास कहते हैं, इसे सतत विकास कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को धारणीय विकास भी बोलते हैं। आइए, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वो अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। मिजोरम एकदम प्रकृति से लबरेज। रवि की के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे, वहां के दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म। ठीक।
हाँ, तो निशु, आप देखिए, निशु का प्रश्न ये है कि सर आपने कहा जो स्थान इक्वेटर के करीब होगा वहां अधिक वर्षा होगी, फिर मौसम राम में वर्षा क्यों होती है? तो देखो, इसका आगे मैं आगे चलकर बताऊंगा, आगे चल के इसका कारण बताऊंगा, अभी संक्षेप में बता देता हूँ। ये इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने बस हमें हमारा आंसर देने के लिए हमें नहीं बताया। ये हमारा देश है, ठीक है, यहां पर है इक्वेटर, और ध्यान दो इक्वेटर ये है हमारा केरल, यहां पर खूब वर्षा होती है। ऐसी कंडीशन यहां पर है क्या? यहां पर अगर हम आएंगे ना तो हमें मिलेगा इस तरह से, तीन पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। अब ये जो तीन पहाड़ियां हैं यहां पर है हमारी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी, यहां का जो जल जितना गर्म है उतना ही बंगाल की खाड़ी का जल भी गर्म होता है, और गर्म जल के ऊपर से जो हवाएं चलती हैं वो ढेर सारा नमी लाकर इस कीप में फंस जाती हैं, और कीप में फंसकर वहीं पर क्या करती हैं, वर्षा करवाती हैं। जैसे इस कमरे में कोई ऐसी हवा आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और इसके दीवार से टकराकर ऊपर उठे तो क्या करेगी, वर्षा ही करेगी। अर्थात यहां पर वर्षा करने वाली हवाएं कीपाकार आकृति में फंस जाती हैं, जिसके कारण यहां पर वर्षा ज्यादा होती है। अर्थात हवाएं जो दूसरे स्थानों पर जाकर वर्षा कर सकती थी वो यहीं पर फंस कर रह जाती हैं, और उनमें जितनी नमी है वो उतनी वर्षा करती रहती हैं। आगे चलकर इसको और डिटेल में हम समझाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि यहां पर इक्वेटर के पास जो जल है, बंगाल की खाड़ी का यहां का जो जल है उसका टेम्परेचर एक ही जैसा रहता है, जल का टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपके कमेंट लेता हूं। सर क्या जो है कि, अच्छा आप धीरे धीरे करो। अब आप लोग पता गलती क्या करते हो, आप सभी लोग कमेंट ठेलना चालू कर देंगे, मैं एक का देख नहीं पाऊंगा, फिर 50 लोग मुंह फुला लेंगे। धीरे धीरे, कोई कोर्स बाद में लेना चाहता है बिल्कुल बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मार्च के अंत तक भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं। 2025 वाले भी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं या फिर 2025 में देना है तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी क्लास अभय सर की जा रही है पीडीएफ को डाउनलोड करते रहिए, वेबसाइट से जाकर आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और आप लोगों के लिए फिर हम क्या करेंगे, उसी पीडीएफ को आगे चलकर कंपाइल करवा देंगे, मंथली बेसिस पर करवा देंगे, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करवा देंगे तो वहां से मिल जाएगा। तो आपको किसी को भी अभी जो है कि करंट अफेयर्स को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना, डेली क्लास कीजिए और पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। सर यूपीएससी 2025 के लिए नया बैच, 2025 के लिए देखो भैया, ये जो बैच अभी स्टार्ट हो रहा है अपना फाउंडेशन कोर्स, ये 2025 को भी कवर करे। 25 के लिए भी आप इसमें 1 ईयर का एडमिशन ले सकते हो। जिन लोगों को 2026 में देना है वो 2 ईयर का ले सकते हैं। जिन लोगों को 2027 है ना या 2028 के लिए पेपर देना है वो 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन तीनों में क्या अंतर होगा, वो क्या है कि देखो 2025 का जो लोग लेंगे उनका 1 ही साल का कोर्स होगा, वैलिडिटी पूरा कोर्स होगा। पूरा कोर्स का मतलब ये है कि कंप्लीट जीएस, कंप्लीट जीएस। अब ध्यान देना, कंप्लीट जीएस में क्या होता है, प्रीलिम्स का जो जीएस है ये भी शामिल होगा, और मेंस का जो जीएस का सेगमेंट है वो भी शामिल होगा। इसका मतलब है जितने भी सब्जेक्ट मेंस में हैं वो सब यहां पर कवर होंगे, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे आपका गवर्नेंस वाला सेगमेंट हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट हो, आईआर वाला पार्ट हो, सोशल जस्टिस वाला पार्ट हो, या जो अन्य मेन पार्ट है वो सब यहाँ पर कवर होंगे। तो 2025 वालों का कवर कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि जो लोग इसको मान लेते हैं, किसी ने इसको ले लिया, 3 साल का ले लिया, तो वह इस बैच से भी पढ़ते रहे, है ना, इस बैच से भी पढ़ते रहे, और आगे वाले जितने बैच बनते जाएंगे उसमें उनको एक्सेस मिलता चला जाएगा तो वह उसमें भी पढ़ते रहेंगे।
ठीक है, वो उसमें भी पढ़ते रहेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने 2025 का बैच किया, तो अभी आप एग्जाम्पल जो मिलेंगे जो करंट से जोड़कर पढ़ाया जाएगा वो 2025 के हिसाब से। तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि भैया कैसे करंट अफेयर से जोड़ा जा रहा है, कैसे किसी टॉपिक को इंटरलिंक किया जा रहा है। फिर आप यही चीज 2026 में देखेंगे कि 2026 में हमारे क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन से पर्यावरणीय मुद्दे आए, कौन से जो है कि राजनीतिक मुद्दे आए, सामाजिक मुद्दे आए, कैसे स्टैटिक पोर्शन को इसमें जोड़ा जा रहा है। और यहां तक आते आते तो खुद आप जोड़ना समझना सब में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आप पॉलिटी जो वनडे पर चल रही है, आरओ और किसी भी पीसीएस के लिए बेनिफिशियल, जो वनडे चैनल पर जो भी चल रहा है ना, वो आप चाहे आरओ हो, कोई लोअर पीसीएस हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का हो, वहां पर वो क्लास वो भी आपके लिए फिट होगी। नहीं, पीडीएफ कोई अगर पसंद नहीं करता तो पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। पीडीएफ के मैं अगेंस्ट में रहता हूं, किसी को पीडीएफ को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए अपना खुद का नोट्स बनाने का, संक्षिप्त नोट्स बनाने का। और अगर करंट अफेयर का पीडीएफ आपको दिक्कत देता है तो मैं कहूंगा क्लास करते रहिए, जो भी यहाँ पर नोट्स थोड़ा बहुत बना पा रहे हैं बनाते रहिए। और आप किसी भी पब्लिकेशन का एक मैगजीन ले लीजिए। किसका ले सकते हैं? मंथली मैगजीन। तो आप किसी भी ये मंथली मैगजीन ले सकते हैं। पब्लिकेशन में बता दे रहा हूं किसका किसका। आप दृष्टि आईएएस का ले सकते हैं, आप जो है कि संस्कृति का ले सकते हैं, आप जो है कि विजन का ले सकते हैं मंथली मैगजीन। तो इसमें से किसी का भी आप मंथली मैगजीन लेते रहिए, क्लास यहां पर करते रहिए, तो वही चीजें घूम फिर कर आपके सामने आती रहेंगी। अब देखिए, अब जिन लोगों को 2025 में एग्जाम देना है ना, उनके लिए है प्रश्न। वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें 1 ईयर का लेना चाहिए या 2 ईयर का। तो देखो, अगर सक्षम हो, चूंकि डबल जो 2 साल का है वह 1 साल से है ना महंगा जरूर है, लेकिन वो डबल नहीं है। 1 साल का जो कोर्स है वह 3999 का है, अर्थात 4000 का है। और 2 साल का जो है वह लगभग 7000 का है, 6999 का है। तो अगर आप सक्षम हो तो आप ये लेना, जिससे 2025 वाला जब आप प्रीलिम्स दो, मेंस दो, तब तक भी आपके पास सब्सक्रिप्शन बचा रहे। क्योंकि मैंने आप सबको बोल रखा है कि जो लोग भी प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे, मैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस का स्पेशल बैच बनाऊंगा। मेंस का स्पेशल बैच बनाऊंगा, और उसमें कौन लोगों को शामिल किया जाएगा? यहां पर कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ वह बात की जाएगी कि भैया देखो करंट में ये मुद्दा चर्चा में रहा, आपको इसमें ध्यान देना है, इस पर इस तरह का आपका अप्रोच होना चाहिए। किन लोगों को? जो प्रीलिम्स पास करेंगे, सिर्फ उनके लिए। सर डाउट ग्रुप बना दीजिए। नहीं, किसी डाउट ग्रुप की जरूरत नहीं बनेगी, क्योंकि डाउट ग्रुप में हमें पता है पढ़ाई कम होगी, बदमाशी ज्यादा होती है। हमने ऐसे हजारों ग्रुप बनते हुए और फिर जो है कि इशू क्रिएट होते हुए देखे। सर हमें 2026 में देना है, कौन सा लें? 2026 में अगर आपको देना है तो कम से कम 2 इयर्स का लीजिएगा, कम से कम 2 इयर्स का लीजिएगा। हिंदी ऑप्शनल कब करवाएंगे? देखेंगे बच्चे, हिंदी के कोई अच्छे टीचर। देखो हम कभी भी ना, अच्छा आप में से कुछ लोगों की चिंता थी कि सर यहाँ पर आपने फैकल्टी का नहीं बताया। तो देखो हम फैकल्टी जो जो लाएंगे ना, वो सबसे बेस्ट फैकल्टी लाएंगे। क्यों? मैंने अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में जो लोग नहीं थे, मैंने उनको बताया कि आपका सिलेक्शन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि चलो अभी कोई नहीं मिल रहा तो जिसको भी हम चाहें उसको करवा, नहीं। हम एक लेबल चाहते हैं हर चीज में, हम कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम ये जो बैच है ना, ये कितने घाटे में है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हमने एक ही चीज सोचा है, चाहे एक एडमिशन हो या 1000 एडमिशन हो, शानदार तरीके से। जैसे एनसीईआरटी में आपको क्या लगता है इसमें जो खर्चा आएगा कितने का आएगा? इस एनसीईआरटी बैच को कंप्लीट कराने में कम से कम 20 लाख का खर्चा है, 20 लाख का खर्चा। ये 20 लाख का क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अभी जो एडमिशन हुए हैं वह 25% भी कवर नहीं करते। लेकिन क्या हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या हम जल्दी से निपटा रहे हैं? क्या हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं भाई अब देखो ऐसे पढ़ेंगे? नहीं ना।
तो इसीलिए हम हमेशा जो सबसे बेस्ट फैकल्टी होंगे, इसका मतलब है कि जो आप फैकल्टी अभी नहीं देख रहे हो, हम उसमें भी कुछ फैकल्टी आपके लिए लाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री में नहीं पढ़ाते, वो उनका कहना है कि हम पेड क्लास में, लेकिन जो टीचर लाऊंगा मैं अपने सभी मानकों पर चेक करके लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। सर एमपी स्पेशल क्लास, हाँ एमपी स्पेशल क्लास देखो, आने वाले समय में हम जो है कि जितने भी राज्य हैं, है ना, उनकी स्पेशल क्लासेस, जैसे यूपी का हम लोगों ने करवाया था, इसी तरह से एमपी का भी करवाएंगे, बिहार का भी करवाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि पूरा जीएस उनको भी यही पढ़ना है। ठीक है, और ये कोर्स महंगा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप एक छोटे से अमाउंट में, है ना, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों को एक साथ सा सकते हो। तो आप में से जो लोग किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की, यूपी पीएससी की, है ना, एमपी पीएससी की, यूके पीएससी की, जो जीएस का सेगमेंट है उसको पूरा कर लीजिए, और राज्य विशेष की क्लासेस हम यूट्यूब पर अलग से करवाएंगे। सर ऑप्शनल देखेंगे, ऑप्शनल देखेंगे। सर इकोसिस्टम को सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2026 के लिए जो लोग होंगे, जो लोग 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, इनका मतलब है कि कम से कम 2 बार आप लाइव पढ़ सकते हो। 2025 वाले बैच का भी आप हिस्सा बनोगे, 2026 वाले बैच का भी आप हिस्सा बनोगे। जो 3 साल के लेंगे वो कम से कम 3 बार लाइव, और रिकॉर्डेड में आप 4-4 5-5 बार देख लो, क्या दिक्कत है। हाँ, अगर अदर फोन से पे करवाते हैं तो प्रोसेस वही होगा जैसे एनसीईआरटी वाला, है ना, कि भाई मान लेते हैं आपने अपने कार्ड में, अपने मोबाइल में खोला, किसी का यूपीआई के माध्यम से कर दें, है ना, तो वो कर लीजिएगा, है ना, किसी के एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, वही होगा। जिस तरह से आप लोगों ने एनसीईआरटी बैच लिया था, इसी तरह से वहां पर भी पेमेंट के सभी ऑप्शन वही होंगे। बस जब आप पे करने जाएंगे तो आपसे वहां पर एक ऑप्शन आएगा, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, कौन सा कोर्स लेना है, उसको बी केयरफुली अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा। सर एक लोग कह रहे हैं कि सर पेड क्लास में नोट्स इसी तरह से बनवाते हो, बिल्कुल भैया। नोट्स तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ज्यादा नहीं, 10 दिन मैं लूंगा आपसे, 10 दिन। और फिर आप जितनी कोचिंग है ना, जितनी भी कोचिंग, उनके टॉपर्स से, जो उनके टॉपर्स की नोट्स होगा, कॉपी होगा, आप उससे कंपेयर कर लेना। नोट्स अभी सोचो, जो हम एक, आप समझो थोड़ा सा, बी लॉजिकल, जब हम एनसीईआरटी में इस तरह से बनवा रहे हैं, एनसीईआरटी बैच है, तो मेन जो कोर्स होगा उसमें किस लेवल का बनेगा, आप समझ रहे हो। सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ लेना, आपको लगेगा किताब में क्या है जी, ये कुछ नहीं लिखे हैं सब। किसी के मोबाइल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐप जीएस में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, रिफ्रेश कर लीजिएगा, पेड क्लास में रिफ्रेश कर लीजिएगा, दिखेगा। ऐसे रिफ्रेश कर लेंगे, दिखेगा। वो- अभी रिफ्रेश कर लीजिएगा, अभी मैं दिखवा भी लूंगा। टाइम क्या होगा, तो देखो वो क्लास का टाइम अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही स्टूडियो है, स्टूडियो के हिसाब से हम उसको प्लान करेंगे। लेकिन प्लान करने से पहले, टाइम डिसाइड करने से पहले, मैं एक बार आप लोगों से वोटिंग करवा लूंगा, और हम ऐसे टाइम पर रखेंगे जिस समय कॉलेज वगैरह या किसी कोई और स्कूल वगैरह का टाइम ना हो, है ना, तो ऐसे समय पर हम लोग रखेंगे। और अगर किसी भी कारण से आप लाइव ना देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन तो आपको पास रहेगा ही। तो हम लोग उसको किसी ऐसे टाइम पर रखेंगे जब कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह का टाइम ना हो। ठीक है सर, क्लास 14 को मत शुरू को, नहीं बच्चे, होगा स्टार्ट 24 को ही, सॉरी 14 को ही,
है ना, 14 तारीख को ही स्टार्ट होगा, उसको डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये भी सोचना है कि सिलेबस देखो, आप समझो जब एनसीईआरटी में इतना समय लग रहा है तो उसमें कितना समय लगेगा, समझ रहे हो ना। सर 7 अप्रैल के बाद ले सकते हैं, ले लीजिएगा, ले लीजिएगा, 7 के बाद ले लीजिए। यूपी पीसीएस 2025 देना है तो भी आप ले सकते हैं, यूपी पीसीएस देना है तो भी ले सकते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस देना हो, कोई भी स्टेट पीसीएस देना हो। हाँ बिल्कुल, कोमल जी दे सकती हैं। दो 14 के बाद लूंगी मैं, इतना पैसा नहीं है मेरे पास अभी, कोई बात नहीं, आप तब देख लीजिएगा, परेशान मत होइए, उस समय देख लीजिएगा, परेशान मत होइए। सर हिंदी ऑप्शनल की बिल्कुल मुझे नहीं पता बच्चे। सर नोट्स अलग से बनवाएंगे, इन्हीं से पर डे, नहीं नहीं नहीं, अलग से नोट्स बनेंगे बच्चे, अलग से नोट्स बनेंगे। और सोचो, आप आने वाले 1 साल में चलते फिरते किताबों का भंडार होगे, जहां पर लोग बैग में किताब लेकर घूम रहे होंगे, आपके दिमाग में पूरा नोट्स होगा, उससे कहना ये लाओ, इधर लाओ किताब, क्या है किताब में, कौन सा चैप्टर, कौन सा पढ़ना। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन ये रही और एडवांस की जानकारी ये रही, पढ़ लो, किताब में नहीं मिलेगा उतना, ऐसा नोट्स बनेगा। जीएस में कितनी कम से कम, स्टार्टिंग में तो 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन आगे चलकर 3 से 4 घंटे की भी क्लास हो जाएगी, आगे चलकर 3 से 4 घंटे की भी क्लास हो सकती है। हाँ इथिक्स भी होगा, इथिक्स भी होगा। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देखो भैया, पहली बात तो यह है कि पहले कोर्स बढ़ने दो आगे, जितना आपको टेस्ट की चिंता है उससे ज्यादा हमें है, तो जो जो सेगमेंट बढ़ता जाएगा उसके पी बाई क्यू एमसीक्यू हम कुछ सॉल्व करवाते चलेंगे। कोई सी अभी जो है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 के अलावा कौन सा बुक लें, अभी कोई किताब नहीं लेनी। सर जी मॉर्निंग में क्लास मत रखना, ठीक है। सर कितने सब्जेक्ट की क्लास 1 दिन में होगी, तो स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे एजुकेटर हमें मिल पाए जिन पर मैं अपने से ज्यादा भरोसा कर सकूं, तो हो सकता है कि मई में जाते जाते 2 एजुकेटर की क्लास भी आपको मिलने लगे, क्योंकि हमें 1 साल में पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाना है, तो वो हमारी हेडेक है, आप निश्चिंत रहिए। सर एनसीईआरटी किसी और सब्जेक्ट की भी क्लास स्टार्ट होगी, अभी होगी, अभी तो कुछ नहीं, अभी देखो 30 त्योहार का समय, अभी कुछ नहीं, लेकिन आगे चलकर होगा। - 2025 के लिए जो सिलेबस है वो 2025 के एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, जो 1 ईयर का लेंगे वो 2025 के प्रीलिम से पहले कंप्लीट हो जाएगा जीएस का सेगमेंट। 25 अप्रैल तक ले सकते हैं, उस समय तक अगर ओपन रहेगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सर मेरे पास बुक्स नहीं है, आपकी कुल नोट्स बनाते हैं, आगे चलकर मैं बुक्स बताऊंगा तब ले लीजिएगा। सर 2026 में अप्रैल तक चलेगा। अरे भाई मॉक है ना, आंसर राइटिंग, बीच बीच में सब कुछ करते चलना, ऐसा थोड़ी है, मतलब जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी पढ़ोगे तो क्या आप ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं लिख सकते हो, आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हो क्या उसी बीच में, और 2026 में देना है, तो अगर आप, आपका कोर्स तो अभी पूरा हो जाएगा 1 ही साल में, कोर्स तो आपका 1 ही साल में पूरा हो जाएगा, आपका जो एक्सटेंशन है वो इसलिए है कि भैया अगले साल के लिए अपने आप को फिर से अपडेट कर लो, फिर से देख लो, फिर से रिवीजन कर लो, कोर्स तो आपका भी हो जाएगा, 1 ही साल में कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंस जी कहते सर आप मेरे लिए ईश्वर का पर्यायवाची भैया भैया भैया, पहला कौन सा सब्जेक्ट होगा मुझे भी नहीं पता, डिसाइड कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चे, कौन सा होगा पहला, कौन सा होगा दूसरा, इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, इससे कुछ फर्क पड़ेगा। पुरानी नोट्स अब नए बनाने होंगे, हाँ क्लास में नए नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि एडवांस कोर्स तो हमने जो करवाया है वो अलग रूप में था, अब आपको अलग रूप में नोट्स बनाना होगा। तो बच्चे एक बात बताओ, नोट्स बनाने से आप लोग घबराते क्यों हो, आपका जो नोट्स है ना, आप उसी को अपडेट कर लेना बस,
उसी को अपडेट कर लेना, क्या दिक्कत है? अगर बनाने में दिक्कत है तो कर लेना। बाकी जो आपने नोट्स बनाया, लिखा, तो आपके दिमाग में वो चीज गई ना। आप सोचो वो दिमाग में है। और हम अभी पर्यावरण पर जो बता रहे हैं, क्या हम कुछ और बता देंगे ना, यही चीजें रहेंगी। तो आपके दिमाग का हिस्सा बन चुका है। आप उसी नोट्स को यूज कर सकते हो, आप नया अपडेट भी कर सकते हो। हाँ, एक लोग कह रहे हैं सर जीएस की क्लास करने के बाद क्या बुक पढ़ना होगा? जी हाँ, मैं बताऊंगा, जो जो किताब बताऊंगा बहुत सीमित किताबें बताऊंगा, लेकिन वो पढ़ना होगा। और सिर्फ इसलिए पढ़ना होगा ताकि दिमाग में भरोसा हो जाए। बस इतना ही किताब में लिखा था। अभी आप किसी किताब को, किसी, मान लो आप अभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, अभी आप जो है लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो अभी अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कम से कम 2 मंथ्स का समय लगेगा, या नहीं तो कम से कम 1 मंथ का लगेगा। और जब हमारी क्लास यहां पर हो जाएगी तो आप इसको 10 दिन में सिर्फ पढ़ लेना। 10 डेज, 10 डेज में पढ़ लेना, सिर्फ इसलिए ताकि आपको दिमाग ये कह दे कि भैया जितना लक्ष्मीकांत में लिखा है उससे ज्यादा तुम्हारे नोट्स में है, तुम जानते हो। पहला सब्जेक्ट क्या होगा वो भैया, पहले दूसरे के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हो, मैं एकदम मुझे लगता है इसका क्या ही लॉजिक होगा। पहला दूसरा क्या, उससे क्या होगा बच्चे? जो भी होगा अच्छा ही होगा। सर सी सेट की क्लास होगी? नहीं, सी सेट की क्लास देखो अगर हम जोड़ देते तो फीस हो जाती महंगी। सी सेट, एक बात बताओ भैया, आप खुद बताओ कि सी सेट आपके यूट्यूब चैनल पर हमारे हो रहा है, और सी सेट में क्या चाहिए? मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो मैथ्स रीजनिंग अब दूसरे वाले चैनल पर भी चालू हो गई है, यहां पर भी चल रही है, आगे चलकर और भी चलेगी। तो अलग से पैसा क्यों देते हो? क्यों खर्च करोगे? क्यों खर्च करोगे भैया? नेहा सर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देता। रे भैया प्रश्न तो पूछिए। सर लेना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो एनसीईआरटी को भी जरूरी नहीं बताया था। कभी हमने कहा कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ले लीजिए? हमने कहा? आपका एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। क्या आप पहले की तुलना में बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? यही चीज उसमें लागू होगी। सर 1 ईयर का बाद जो प्री पास करेंगे तो कैसे कनेक्ट होगा? आप प्री पास कर लेना, वो हमारी जिम्मेदारी है कैसे कनेक्ट होंगे, आप चिंता मत करिए। आप फिल्म्स क्रैक करके आप हमसे जुड़े रहिएगा व्हाट्सएप नंबर वगैरह से, है ना, सबसे। हमारी जिम्मेदारी है, चिंता मत कीजिए। सर आपकी एनसीईआरटी फ्री क्लास के और इसमें अंतर है, बिल्कुल अंतर होगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बेस्ट लॉन्च कीजिए। भैया देखेंगे, अभी कोई टीचर मिलेंगे तो कर रहे हैं। ठीक। क्लास 6 का टेस्ट कब होगा? कभी भी किसी दिन रेंडमली टेस्ट ले सकता हूं मैं। क्लास 6 के एनसीईआरटी का कभी भी मैं टेस्ट ले सकता हूं, तैयार रहिएगा। पेपर पोस्टपोन हो गया है। ठीक, सबका हो गया। सर पॉलिटी आप ही पढ़ाओगे? जी मैं ही पढ़ाऊंगा। सर आंसर राइटिंग भी करवाएंगे? हाँ, तो कुछ क्वेश्चन पर हम लोग आंसर राइटिंग जरूर करवाएंगे। हर सब्जेक्ट से कम 20-20 ना मेंस के क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। 20-20 मेंस के क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास 11 में तो जीएस को नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, मत लीजिए। बिपिन यादव जी, बिपिन यादव जी, सपना माध्यम से ही साकार हो जाएगा सर, मेरे लिए बहुत डाउट थे अब। थैंक यू बिपिन जी। राधिका जी कह रही 3 साल का ले लिया, थैंक यू सो मच, अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, हमने बहुत से अच्छे टीचर से पढ़ा है, लेकिन आपसे पढ़कर बहुत अलग महसूस है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। सर प्लीज मेरा भी आंसर दे दीजिए, मैं भी यूपीएससी से पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे लग रहा है, थैंक यू सो मच।
सबके सर मैं कैसे लूं सर, मेरे में ऑप्शन नहीं दिख रहा। रिफ्रेश कर लीजिएगा बच्चे, रिफ्रेश कर लीजिएगा। जो पेड क्लास वाला ऑप्शन है ना, उसको खोलिएगा, ऐसे रिफ्रेश कर लीजिएगा, दिख जाएगा। सर मैं कोचिंग पर पढ़कर बहुत तैयारी करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ सर। बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। यूट्यूब ये एनसीईआरटी वाले बैच को अच्छे से इसका हिस्सा बन गए हैं। इसी में देखो मैं इतनी जानकारी दे दूंगा, इतनी जानकारी दे दूंगा कि बस आप अपने टैलेंट को बढ़ाते रहना। और चूंकि हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, चलती भी रहेंगी, तो तनाव में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं आना है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, एक एक क्लास को, एक एक लेक्चर को, एक एक शब्द पर यूट्यूब पर जो मैंने पढ़ाया उसको देखिए। आने वाले समय में मेरी और क्लासेस वहां पर आएंगे, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है सर, रिवीजन कर लिया भी लेना टेस्ट में। हाँ ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। भाई अब कल पूछना, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। सर रिवीजन कर लिया है कभी भी, ठीक है ले लेंगे। और किसी का प्रश्न आप बताइए। आप किसी का और प्रश्न, और किसी का प्रश्न, या मैं बंद करूं, बताइए। अब ऐसे ही लास्ट में ही डाउट होगा, ठीक है, लास्ट में ही डाउट होगा। सर आप हमारा डाउट नहीं लेते, अरे बच्चे बताओ ना, बताओ ना बच्चे, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं। जब एनसीईआरटी ज्योग्राफी की खत्म होगी तो मैं बताऊंगा। और 2027 के लिए बताइए ना बच्चे, 3 साल का कोर्स ले लीजिएगा आप। 3 साल का कोर्स ले लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 साल का कोर्स ले लीजिएगा, जो आप आपके फाइनेंशियल कंडीशन में सुटेबल हो उसको ले लीजिएगा। 2026 में देना है, बिल्कुल ले लीजिए कोर्स, बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल कोर्स ले लीजिए। 2026 में देना है तो कम से कम 2 साल का। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास भैया कोई टीचर मिलने दीजिए, मैं करवा दूंगा। अभी तक कितना करवाया है, क्यों मैं क्यों ऐसा करूंगा कि ना करवाऊं। कुछ टीचर तो ऐसा मिलना चाहिए कि जिसको हमें लगे कि हम कॉम्प्रिहेंशन में गोल गोल बात करने वाले लोगों को हम नहीं लाते। जिनकी मेहनत में, टैलेंट में दम होता है, हम उनको लाएंगे। मिल जाएंगे, लाएंगे। सर बात है अरीबा, बेसिक टू कमजोर एडवांस समझ में आएगा ना सर? बिल्कुल समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। सर हिस्ट्री के एक्ट निकल जाते हैं, कोई तरीका बताइए। हिस्ट्री वाले सर बताएंगे। सर 1 ईयर प्लान 2 ईयर क्लास एक साथ होंगी क्या? हाँ एक ही साथ होंगी। तो एक साल जैसे मान लो 2025 26 27 सब लोगों को एक साथ बुलाया जाएगा, सब लोग बढ़ेगा। 2025 वालों का पहले कंप्लीट हो गया, आपका भी एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप जो नया बैच 2026 के लिए चालू होगा, आपको उसमें भी, उसका भी आपको हिस्सा बना दिया जाएगा। 2027 वाले का भी हिस्सा बना दिया है। जिसका जब तक रहेगा तब तक जितनी क्लासेस आती रहेंगी जीएस की, उसका आप हिस्सा बनते रहेंगे। ले सकते हैं अभी, अभी अगर आपने स्टार्ट किया है तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में मस्ती और रीडिंग दोनों हो जाता है। अरे सर फ्री क्वालिटी के नोट बना दिए हैं सर, इसका भी अलग से बनाने का। उसको अपडेट कर लेना बच्चे, जब ज्यादा अंतर लगे तो अपडेट कर लेना, नहीं तो उसी को हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने से घबराओ मत। नोट्स तो भैया जितना लिखोगे उतना अच्छा है ना। नोट्स बनाने से मत करो। सर जी आप नींद पूरी लिए बहुत मेहनत करते हो। बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। दीक्षा पटेल जी। और किसी का प्रश्न भैया? कोई नाराज तो नहीं है? और बता दे कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न है? हाँ बच्चे, मुझे बस रिजल्ट चाहिए आप लोगों का, बस आप लोगों का रिजल्ट चाहिए। चलिए रखा जाए। ठीक है बिल्कुल। आ, बैच का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। आप जब क्लास बंद करके, ऐप को बंद करके दोबारा चालू कीजिएगा, और पेड वाला क्लास जब ऑप्शन करें ना, टिक करें, तो जहां पर आप देखिएगा उसको ऐसे रिफ्रेश कीजिएगा, 1 2 बार रिफ्रेश कीजिएगा, दिखने लगेगा। ठीक है चलिए अब रखते हैं ना। ठीक है, अब बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी का छूट गया हो डाउट तो कल हम ले लेंगे उनका डाउट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।